हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम शुरुआत करते हैं इतिहास से कि इंटरनेशनल ट्रेड की कब से शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत मानी जाती है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो इंडस रिवर है उसके जो सहारे सभ्यता विकसित हुई, इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें एविडेंस मिले, जब उस सभ्यता का पता लगा, उसका उत्खनन किया गया, तो वहां से जो एविडेंस मिले, उन एविडेंस से पता लगता है कि किसी टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो विश्व की अन्य सभ्यताओं हैं उनके साथ में ट्रेड होता था। ये देखो, सभ्यताओं में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि मानव सभ्यताओं के विकास में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण से प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही काफी समृद्ध और विकसित था। इसी कारण भारत को कभी भी दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं हुई और अपनी सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं ही कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव की जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ने लगी, मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ने लगी समय के साथ साथ में। तो इससे लेन देन का चलन प्रारंभ होता है। लेन देन के चलन के प्रारंभ होने से ही व्यापार की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये वस्तु विनिमय में चलता है, यानी कि बार्टर सिस्टम चालू किया जाता है। एक वस्तु देना, उसके बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। उसके बाद में सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ, मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ, तो इससे व्यापार को और तेजी मिल गई। तो ये पहले स्थानीय स्तर पर होता था, यानी कि एक लोकल, एक रीजनल लेवल पर ट्रेड होता था। समय के साथ साथ में यह क्या होने लगा, इंटरनेशनल होने लगा, अंतर्देशीय होने लगा। तो इस तरह से व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में शुरुआत मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ में ट्रेड होता था। विश्व की देखो और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं विश्व में। प्राचीन सभ्यताओं की अगर बात करते हैं तो उसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में आती है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट, उसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस की सभ्यता और एक चीन की सभ्यता। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। मैं आपको मैप पर इसको बताना चाहूंगा। देखिए कहां पर है ये सभ्यताएं। ये भारत है और भारत में ये पाकिस्तान है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये देखो, यहाँ पर ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी के पास में जो सभ्यता विकसित हुई इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है फारस की सभ्यता, ये फारस की सभ्यता है यहाँ पर। और ये जो सीरिया है, इजराइल है, यहाँ पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान में जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यहाँ पर एक विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं नील नदी, ठीक है, ये इजिप्ट, इसी को हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो इन सभ्यताओं के बीच में आपस में क्या होते थे, ट्रेड होते थे। इन सभ्यताओं के बीच में आपस में ट्रेड होते थे। ये हमें इन सिंधु घाटी सभ्यता से जो एविडेंस मिले उनसे हमें पता चलता है। फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके बीच में आपस में ट्रेड होता था, ठीक है। अब ये बात कब की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये सभ्यता है लगभग 2600 से 1900 बीसीई, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे हम ईसवी की शुरुआत मानी जाती है। यानी ईसा मसीह जब जन्मे थे वहां से हम ईसवी को मानते हैं कि वहां से ईसवी स्टार्ट होती है। तो उससे लगभग ये 2600 वर्ष पहले की है। यानी कि अभी 2024 है तो 2024 वर्ष हो चुके ईसा मसीह के जन्म, उससे भी लगभग 1900 से 2600 वर्ष पहले की बात है ये। वहां से हम इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत मानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना। तो यहाँ पर इन सभ्यताओं के बीच में आपस में एक ट्रेड होता था जो लगभग ईसा से 2600 से 1900 वर्ष पूर्व है। इसके बाद में कि हम बात करते हैं हम हिस्ट्री से, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से अब अगर आगे चलते हैं तो फिर हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य। देखो मौर्य एम्पायर था वो कब था, वो था 300 से 500 बीसीई, ईसा से 300 से 500 बीसीई पहले की बात है। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम में ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था हमारा वो काफी तेजी से बढ़ा था मौर्यन एम्पायर के टाइम में। और मौर्यन एम्पायर के टाइम में जो इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया का, वो इंडिया से सेंट्रल एशिया, चाइना, रोमन एम्पायर और अदर गल्फ कंट्रीज के साथ में होना था। ये इंडिया है, यहाँ से ये है सेंट्रल एशिया, ये चाइना,
उसके अलावा ये गल्फ कंट्रीज है, ये गल्फ कंट्रीज और यूरोप के ये रोमन एम्पायर, इनके साथ में ट्रेड बढ़ रहा था। और रोमन एम्पायर, आपको पता होगा रोमन एम्पायर बहुत एक बड़ा एम्पायर था, जो यूरोप के जो मेडिटेरियन सी है उसके पास आसपास के जो भी कंट्रीज है वो सारे रोमन एम्पायर में आते थे। देखो ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी है, और इस मेडिटेरियन की के आसपास के जो भी ये देश हैं, ये सारे के सारे देश किस में आते थे? रोमन एम्पायर में आते थे, है ना। तो इन रोमन एम्पायर के साथ में मतलब यूरोप में सेंट्रल एशिया, चाइना और ये गल्फ कंट्री, इनके साथ में ट्रेड होता था। और ये जो ट्रेड हुआ उसके लिए एक रूट विकसित हुआ, मतलब एक मार्ग विकसित हुआ ट्रेड के लिए, है ना। ट्रेड के लिए एक मार्ग विकसित हुआ जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सिल्क रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो ट्रेड में जो मेन कमोडिटी थी जिसमें ट्रेड होता था वो सिल्क थी, और सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था चाइना में। ये देखिए, ये चाइना है, यहाँ पर ये चाइना है, यहाँ पर चाइना में ये सिल्क का प्रोडक्शन होता था। और इस सिल्क की जो डिमांड थी ना वो रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा थी। ये रोमन एम्पायर है मेडिटेरियन सी के आसपास, यहाँ पर रोम साम्राज्य में सिल्क की बहुत बड़ी डिमांड थी, है ना। क्योंकि देखो रोमन साम्राज्य है, राजा महाराजा है, तो उनको क्या है, उनको लग्जरियस गुड्स चाहिए, है ना, उनको सिल्क चाहिए, मखमली कपड़ा चाहिए, है ना। कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़े की मैं बताना चाहूंगा उसमें। तो ये कहाँ पर प्रोडक्शन होता था? ये चाइना में था। तो चाइना से एक्सपोर्ट होता था ये माल, कहाँ पर? यूरोप में। तो इसी के लिए एक रूट विकसित हुआ, उस रूट को सिल्क रूट कहते हैं। ये देखिए रूट कैसे है, मैं मैप में आपको बता रहा हूँ। ये चाइना से यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ये ईरान को पहले पर्सिया बोलते थे, पर्सिया, फिर पर्सिया के बाद में ये इस्तांबुल जिसको तुर्की कहते हैं, और इस्तांबुल के बाद में ये ग्रीस, और फिर इसके बाद में ये रोम साम्राज्य में जाता था। और यहाँ से ये फिर क्या होता था? यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होता था सभी देश, सभी कंट्रीज में, ठीक है। तो ये था, इसको बोलते थे सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क इसमें मेन कमोडिटी थी, और सिल्क चाइना से एक्सपोर्ट होता था रोम कंट्रीज को। अब इस रूट के केंद्र में भारत पड़ता था, सेंटर में पड़ता था। इसकी एक ब्रांचेज भी थी, ऐसे ब्रांचेज जो भारत से होकर गुजरती थी, यानी कि भारत में इसके सेंटर में था, ऐसे इसकी ब्रांचेज थी, ठीक है। अब भारत से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी उस टाइम पर? भारत से प्रीसियस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पाइसेस, मसाले, ये सभी चीजें क्या होती थी? रोमन साम्राज्य में इनकी एक्सपोर्ट होता था, रोमन में इनकी काफी ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो ये एक रूट विकसित हो गया इनके लिए। फिर हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर की बात करें, रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड है वो 27 BCE टू 476 AD, ये टाइम पीरियड है रोमन एम्पायर का, 27 BCE टू 476 AD। इस टाइम पीरियड के दौरान भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका था, यानी कि एक पीक लेवल पर था। और भारत से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी? भारत से देखो क्या क्या, एक तो स्पाइसेस, एक जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रीसियस मेटल, ये सारी इनकी रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और ये एक तरह के मतलब इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और स्पाइसेस, ये जो चीजें हैं ना, स्पाइस, प्रीसियस मेटल, जेम्स ज्वेलरी, ये रोमन साम्राज्य में 3 रूट के द्वारा जाता था। एक तो रूट मैंने बता दिया आपको, सिल्क रूट, ये तो रूट नंबर 1 सिल्क रूट। दूसरा जो ट्रेड का रूट था वो यहाँ पर गुजरात में काडला बंदरगाह है, वहां से पोर्ट से जाता था। मतलब एक तो लैंड रूट था, एक था वाटर प्लस लैंड रूट, और एक वाटर रूट। 3 तरह के रूट थे, एक पूरी तरह से भूमि मार्ग लैंड रूट, एक था पूरी तरह से वाटर मार्ग, है ना, और एक था जिसमें कुछ पहले वाटर मार्ग और उसके बाद में लैंड रूट, ठीक है। तो ये दूसरा रूट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पर अरेबियन सी से होता हुआ गल्फ ऑफ फारस की खाड़ी होता था, और फिर इसके बाद में वसरा, बगदाद होता हुआ यहाँ पर रोम साम्राज्य में पहुंचता था। तो यहाँ पर पहले ये वाटर मार्ग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में लैंड रूट हो गया। एक पूरी तरह से वाटर रूट था, जो कहाँ से होता था, जो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो मुंबई है, उसके पास में जगह है, उसका नाम था पहले सुपारका, नाम से कहते थे, सुपारका जगह,
सुपारका, भरूच और कालीकट। ये कालीकट यहाँ पर केरल में कालीकट। तो यहाँ से ये कालीकट, यहाँ से माल जाता था समुद्र में अरेबियन सी, अरेबियन सी से ये होता था गल्फ ऑफ अरेबियन, फिर रेड सी। ये क्या है, ये है लाल सागर, रेड सी। एक ब्लैक सी भी आपको पता होगा, ये देखो यहाँ पर ये है ना, ये है ब्लैक सी, यूनाइटेड किंगडम के इधर पास, रोमानिया के पास में ये। तो ये था पूरी तरह से वाटर मार्ग जो अरेबियन सी, उसके बाद में रेड सी और उसके बाद में मेडिटेरियन सी तक पहुंचता था। ये 3 रूट थे, यानी कि ट्रेड के रूट थे। इस रूट के द्वारा ही माल भारत से यहाँ पर यूरोप में जाता था। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये यूरोप में जेनेवा और स्विट्जरलैंड के जो ट्रेडर्स थे वो उसको खरीदते थे और बेचते थे। अब ये जो भी माल जाता था वो डायरेक्ट नहीं जाता था इंडिया से, ये डायरेक्ट यूरोप नहीं जाता था। इसमें जो ये सऊदी अरब के लोग थे, सऊदी अरेबिया के, जिनको अरब देश के लोग बोलते हैं, ये अरब देश के लोग क्या करते थे, मिडिटेयर का काम करते थे, बिचौलियों का काम करते थे, जो भारत से सामान को खरीदते और यूरोप में बेचते थे, है ना। तो ये बीच के बिचौलियों का काम करते थे, भारत से लो प्राइस पर इस सामान को खरीदते थे, लो प्राइस पर, और यहाँ पर ये जो यूरोप है उस पर यहाँ पर हाई प्राइस पर बेचते थे, बहुत ही महंगी कीमतों पर इसको बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, है ना। इसको इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होने लग गया था, क्योंकि भारत से वो कम सस्ते पे खरीदते और वहां पर उसको महंगे में बेचते, और यूरोप में इनकी डिमांड थी, क्योंकि भारत जो वस्तुएं बेचता था वो बहुत ही कलाकारिता की वस्तुएं होती थी। तो उन यूरोप वालों को भारत की वस्तुओं के वो एक तरह से उनको आदी हो चुके थे। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। धीरे धीरे क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए और इनका साम्राज्य फैल गया। यहाँ पर इराक में, ईरान में, पाकिस्तान, यहाँ पर इनका अरब के लोगों का साम्राज्य फैलता है। तो यहाँ पर तब तक भी ये व्यापारिक मार्ग है ना वो बंद नहीं होते। ये व्यापारिक मार्ग कब से स्टार्ट होते हैं, 200 बीसीई से स्टार्ट होते हैं और ये 13वीं यानी कि 14वीं शताब्दी तक, 1400 एडी तक ये व्यापारिक मार्ग रहते हैं। तो यहाँ पर जब अरब शक्तिशाली हुए तो इनका साम्राज्य फैला, लेकिन व्यापारिक मार्ग बंद नहीं हुए थे। उसके बाद में 13वीं या 14वीं शताब्दी में ये तुर्किस्तान के लोग हैं, तुर्क के लोग, ये भी काफी शक्तिशाली हो गए और इनका साम्राज्य फैला। इनका साम्राज्य फैला यहाँ पर इराक में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में भी तुर्कों का आक्रमण होता है। तो यहाँ पर इनका साम्राज्य फैल गया, जो भारत से लेकर के बालाकन राज्य तक फैल गया इनका साम्राज्य। तब ये व्यापारिक मार्ग इन तुर्क लोगों ने क्या कर दिए गए, बंद कर दिए। इन व्यापारिक मार्गों को इन्होंने बंद कर दिए। अब व्यापार मार्ग बंद हो गए तो व्यापार होना बंद हो गया, यानी कि भारत और यूरोप ये एकदम कट हो चुके। तीनों व्यापारिक मार्गों को यहाँ पर बंद कर दिया गया। तो यूरोप के प्रत्येक देश ने भारत की खोज करना शुरू कर दी कि कैसे भी भारत से संपर्क किया जाए और वहां से फिर से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो सके। लेकिन ये व्यापारिक मार्ग तो बंद हो चुके थे, है ना। तो पूर्व दिशा में भारत था। अब इनको ये पता था ये यूरोप के लोगों के कि सऊदी अरब के लोग ये माल खुद तो तैयार करते नहीं, भारत से खरीदते हैं, लेकिन भारत है कहां पर ये इनको नहीं पता था, लोकेशन उसकी। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब बीच वाले लोग मीडिएटर का काम करते थे, तो उन्होंने कभी ये चेष्टा ही नहीं की कि भारत से डायरेक्ट संपर्क किया जाए। अब यहाँ पर पूर्व में इनको आने नहीं दिया जा रहा, पुर्तगाल, ये तुर्किस्तान के लोगों ने। तो इन्होंने जो यूरोप के लोग थे, इन्होंने क्या किया, भारत की खोज स्टार्ट कर दी। अब उसी समय एक घटना होती है यूरोप में 1400 ईस्वी में, और वो घटना ये होती है, निकोलस कोपर नाम के एक वैज्ञानिक होते हैं, एक खगोल शास्त्री होते हैं, निकोलस कोपरनिकस जिसका नाम होता है। वो एक नया सिस्टम सिद्धांत देते हैं और वो होता है सन सेंट्रल सिस्टम। सन सेंट्रल सिस्टम यानी कि सन जो है, सूर्य है, वो सेंटर में है ब्रह्मांड के केंद्र में है सूर्य, और पृथ्वी और बाकी की जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सन सेंट्रल सिस्टम। और उन्होंने एक और बात कही कि पृथ्वी गोल है, ये भी उन्होंने बताया। हालांकि पृथ्वी गोल है ये इससे पहले भारत के आर्यभट्ट, पाइथागोरस और अरस्तु, इन्होंने भी कहा था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो यूरोप में इससे पहले ये मान्यता थी, अरस्तु की वहां पर मान्यता चलती थी। अरस्तु कहते थे कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और सूर्य उसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य और बाकी के ग्रह चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने उल्टी बात कही, इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी गोल है। तो उनकी बात पर विचार किया गया। तो कुछ जो यहाँ पे साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि ये बात सही है इनकी बात। तो अगर हमें भारत की खोज करना है, क्योंकि भारत है पूर्व दिशा में, तो पृथ्वी अगर गोल है तो हमें पश्चिम में चलना चाहिए। तो पश्चिम में चलेंगे तो भी पूर्व में घूम करके आ जाएंगे। आप देखा होगा ग्लोब गोल होता है। अगर हमें पूर्व में नहीं जाने दिया जा रहा, पूर्व में नहीं जा सकते हम, तो हम पश्चिम में चलते हैं, तो ऐसे घूम करके वापस क्या आ जाएंगे, पूर्व में आ जाएंगे। जैसे ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है।
अगर हम इधर चलना है, इधर नहीं चल रहे तो अगर हम इधर भी चलेंगे तो थोड़ा लंबा रूट होगा, लेकिन घूम करके क्या होंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम में चलिए, तो पश्चिम में चलोगे कि तो घूम करके वापस पूर्व में आ जाओगे और भारत हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर जो देखिए दो कंट्री है, एक तो है पुर्तगाल, ये तो है पुर्तगाल, और इसके पास में ये है स्पेन। स्पेन की सरकार ने क्या किया, इस भारत की खोज करनी स्टार्ट कर दी पश्चिमी रूट के द्वारा, पश्चिम में जाकर के। तो यहाँ पर स्पेन में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कोलंबस। कोलंबस इसके लिए तैयार हो जाता है। कोलंबस को काफी साल 2 साल का वो राशन वगैरह जहाज में रख करके शुरुआत करता है वो भारत की खोज के लिए। साथ में उसके मिलिट्री में और भी काफी सारे आदमी होते हैं लगभग। तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है भारत की खोज के लिए स्पेन का कोलंबस, और वो पश्चिम में चलता है, ये पश्चिम में इधर चलता रहता है, और पश्चिम में चलते चलते वो यहाँ पर पहुंच जाता है ना। और ये वर्ष था 1492, 1492 के साल में वो यहाँ पर पहुंच जाता है अमेरिका में। और वह उन्हें लगता है कि भारत में पहुंच चुका है, लेकिन वो बाद में पता लगता है कि वो अमेरिका होता है। और इस नई दुनिया में जब पहुंचता है, इस नई दुनिया का नाम था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका की खोज हो जाती है। तो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका आपने पढ़ा होगा जीके में कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की थी, है ना, कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने। और कब की थी, 1492 में। पर्पस क्या था, पर्पस तो इंडिया का खोज करना था, लेकिन अमेरिका की खोज उन्होंने कर दी। और अमेरिका के 2 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, किसके अधिकार में आ गए, स्पेन के अधिकार में आ गए, स्पेन का उस पर अधिकार हो गया। ठीक है, ऐसे ही पुर्तगाल वाले थे, वो पुर्तगाल वाले दूसरा रूट अपना रहे थे। उन्होंने, कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि पश्चिम में जाने की बजाय इस जो साउथ अफ्रीका है, इसके जो तट हैं, इस तटों के साथ साथ यात्रा करो, इस साउथ अफ्रीका के साथ साथ में यात्रा करती रही, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का एंड जरूर आएगा, और जहां पर भी एंड आए वहीं से क्या करना है आपको, पूर्व दिशा में मुड़ जाना है। पूर्व दिशा में मुड़ोगे तो भारत मिल जाएगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एंड आएगा, और वहीं से पूर्व दिशा में मुड़ जाना है तो भारत में पहुंच सकते हैं, है ना। तो इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है कि अपन पश्चिम में चले और पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा करके भारत की खोज करें। तो पुर्तगाल के जो लोग हैं वो इस रूट के द्वारा भारत की खोज कर रहे थे। तो पुर्तगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, ये स्टार्ट होता है भारत की यात्रा के लिए, और ये ऐसे यात्रा करता करता यहाँ पर मोजम्बिक यहाँ पर पहुंच जाता है। मोजम्बिक में, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो यहाँ तक मोजम्बिक वगैरह तक ट्रेड करते थे, है ना। यहाँ पर गल्फ कंट्री तक तो जाते थे ना, गल्फ कंट्री या अफ्रीका तक, वो यूरोप नहीं जाते थे भारत के व्यापारी। तो यहाँ पर भारत के व्यापारियों से उसकी मुलाकात हो जाती है, और इन व्यापारी के साथ होकर वह यहाँ पर केरल में, यहाँ पर एक जगह है कालीकट, कालीकट बंदरगाह है, वो कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है 1498 में, वर्ष था 1498। और यहाँ पर भारत का राजा होता है जमोरिन, वो वास्को डिगामा का स्वागत करता है, और जो पुर्तगाल है वो भारत से सीधा सीधा ट्रेड करने लगते हैं, सीधा माल ले जाने लगते हैं। ठीक है, तो 1497 में भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। हालांकि खोज ये भारत तो पहले से ही था, लेकिन ये उनके लिए खोज थी, क्योंकि वो खोज रहे थे भारत को कि भारत कहां पर है, भारत से उन्हें ट्रेड करना था। तो वो उनके लिए खोज थी, इसलिए वो बुक लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से 1498 में। ठीक है, तो इस तरह भारत का पुर्तगाल के साथ में सीधा व्यापार फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज शुरुआत में व्यापार करने के उद्देश्य से जाते हैं। वो यहाँ करके भारत के जो दिल्ली के महाराजा होते हैं उनसे इसी बात की परमिशन लेते हैं कि वो भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत में व्यापार करने की वो इजाजत मिल जाती है उन्हें, और उन्होंने मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में यहाँ पर वो फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं और व्यापार शुरुआत करते हैं। और भारत से वो क्या करते हैं, फिर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, और इंग्लैंड ले जाते हैं, और इंग्लैंड ले जाकर के उसे मशीनों से तैयार करके फिनिश गुड्स बना करके फिर से भारत में क्या करते हैं, उसको फिर से भारत में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है 17वीं 18वीं सदी में जो यूरोप है इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, यूरोप में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से मानी जाती है, यूरोप में सबसे पहले मशीनें वगैरह से प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ से रॉ मेटेरियल भारत से लिया, और भारत से रॉ मेटेरियल ले जाकर के यहाँ पर मशीनों से तैयार किया, और फिर से भारत में इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इससे भारत के जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे उनका पतन हो गया, और भारत जो है वो इंग्लैंड के अधीन हो गया। फिर उसके बाद में वो व्यापार करते करते उन्हें भारत में काफी लूप होल्स मिलते हैं, राजाओं महाराजाओं में मतभेद मिलते हैं, कास्टिज्म वगैरह इस तरह से।
तो वो भारत में क्या करते हैं, पॉलिटिकली स्थापित हो जाते हैं। वो पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी, हालांकि इससे पहले भी युद्ध होते थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद में इनका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, पॉलिटिकली कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अंतिम वो सम्राट होते हैं बहादुर शाह जफर, उनको परास्त किया जाता है। तो इस तरह प्लासी के युद्ध के बाद में इनका पॉलिटिकली कंट्रोल भारत के ऊपर हो जाता है और भारत का शोषण स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में वर्ष आता है 1947, जब भारत आजाद होता है। भारत आजाद होता है तो भारत में सरकार बनाई जाती है, और सरकार फिर से जो हमारा ट्रेड है उसको बढ़ावा देने का प्रयास करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है कि एक्सपोर्ट हमारा कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, और इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, यानी कि कम से कम हमारा इंपोर्ट हो सके। इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। कुछ सालों बाद में 1991 में जाते जाते ये जो हमारी पॉलिसी है वो सही से काम नहीं करती है। हमारे पास में फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो जाते हैं, 7 दिन जितना राशन खरीदने जितना ही हमारे पास में पैसा बचता है। तो उस टाइम पे फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं हमारी गवर्नमेंट। उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जो एफडीआई थी उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, है ना, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाता है, तो हमारे देश में एफडीआई बढ़ता है, और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो पॉलिसी है उसको लिबरल किया जाता है, लिबरलाइजेशन किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन किया जाते हैं। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जिससे हमारा निवेश बढ़ता है हमारे देश में, और हमारा फॉरेन ट्रेड भी इससे बढ़ता है। अब वर्तमान समय की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई क्षेत्रों में विस्तार हो चुका है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भारत कई बहुपक्षीय व्यापार संगठनों का सदस्य है, लाइक डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और भारत की जो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है वो ग्लोबल मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है, और भारत का व्यापार ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हमने हिस्ट्री देखी है, एंशिएंट टाइम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्तमान समय तक की भारत की क्या स्थिति रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित थ्योरीज है। ओके, थैंक यू।